डियर स्टूडेंट्स, मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से आज आपको मगध के उत्कर्ष पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह व्याख्यान प्राचीन भारत के इतिहास पेपर फर्स्ट पर है, जो BA पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है। मगध आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिलों तक विस्तृत था और इसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। इसका पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इस काल अर्थात वैदिक काल में प्रमगंध मगध का राजा था। महाभारत और पुराणों में मगध का प्राचीन राजवंश बारहद्रथ वंश बताया गया है, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। इसका पुत्र जरासंध पांडव वीर भीम के हाथों मारा गया था, लेकिन मगध का वास्तविक उत्थान हर्यंक वंश के साथ प्रारंभ होता है, जो नागवंशी जान पड़ता है। हर्यंक वंश के पश्चात शिशुनाग एवं नंद वंश ने मगध के उत्कर्ष में योगदान दिया। इस प्रकार मगध का उत्कर्ष 3 चरणों में संपन्न हुआ। नंबर 1, हर्यंक वंश, जिसका काल है 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। नंबर 2, शिशुनाग वंश, जिसका काल है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। नंबर 3, नंद वंश, जिसका काल है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इस प्रकार हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के अधीन 3 चरणों में मगध का विकास संपन्न हुआ। आज मैं आपको मगध के उत्कर्ष के प्रथम चरण की विवेचना कर रहा हूँ और मगध के उत्कर्ष का प्रथम चरण हर्यंक वंश के अधीन संपन्न हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर्यंक वंश का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। हर्यंक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड एवं नागदासक शासक बने। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व माना जाता है। यह हर्यंक वंश का संस्थापक था। यह दक्षिण बिहार के एक छोटे से सामंत या राजा का पुत्र था। उसके पिता का नाम क्षेमजित, क्षेत्रोजा अथवा भट्टीय मिलता है। महावंश के अनुसार 15 वर्ष की आयु में उसका राज्यारोहण हुआ। सर्वप्रथम उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री कौशल देवी से विवाह के उपलक्ष्य में उसे काशी गांव दहेज के रूप में प्राप्त हुआ, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। उसकी दूसरी पत्नी चेलवा
उसकी दूसरी पत्नी चेलना लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी विदेह की राजकुमारी वासवी थी। चौथी पत्नी मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा थी। संभवतः उसने अन्य राज्यों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे, क्योंकि महावज्ञ उसकी 500 पत्नियों का उल्लेख करता है। वैवाहिक संबंधों के साथ साथ उसने पड़ोसी राज्यों जिनमें गंधार नरेश पुष्कर सारिन एवं अवंती नरेश चंड प्रद्योत से भी मैत्री संबंध स्थापित किए। उसने प्रद्योत के इलाज हेतु अपने राज वैद्य जीवक को भेजा था। वैवाहिक एवं कूटनीतिक संबंध स्थापित कर उसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया, जिसकी मगध से पुरानी शत्रुता थी। ब्रह्मदत्त को मारकर उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों, मैत्री संबंधों और युद्ध नीति के माध्यम से उसने मगध साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया। उसने मगध का विस्तार दुगुना कर दिया। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु उसने सर्वार्थक महामात्र, जो सामान्य प्रशासन से संबंधित था, सेनानायक महामात्र यानी सेनापति, व्यावहारिक महामात्र यानी प्रधान न्यायाधीश एवं ग्राम भोजक यानी गांव का मुखिया नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। प्रांतीय प्रशासन हेतु मांडलिक अधिकारियों, जिनको प्रांतीय शासक माना जा सकता है, उनकी नियुक्ति की गई। प्रांतों एवं गांवों के प्रशासन में स्वायत्तता की भावना का ध्यान रखा गया। न्याय व्यवस्था त्वरित एवं कठोर थी। धार्मिक दृष्टि से वह व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जैन धर्म व ब्राह्मण धर्म का भी सम्मान करता था। गिरिव्रज यानी पुराना राजगृह उसकी राजधानी थी। वह विद्या एवं कला का संरक्षक था। जीवक उसका राजवैद्य था और महागोविंद वास्तुकार था। इस प्रकार बिंबिसार एक सुयोग्य शासक था, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी गृह में डाल दिया, जहाँ दुखद परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई। अर्यंक वंश का अगला राजा अजातशत्रु था, जिसने 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व में शासन किया। यह बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। कौशल से युद्ध एवं वज्जी संघ पर विजय उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसका समकालीन अवंती नरेश चंड प्रद्योत बहुत शक्तिशाली शासक था, जिसके आक्रमण से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी का दुर्गीकरण कराया था। अवंती के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने वत्सराज उदयन के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए एवं अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन से कर मैत्री संबंध को घनिष्ठ रूप प्रदान किया। कौशल से युद्ध का कारण था कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी की अपने पति बिंबिसार के वियोग में मृत्यु। अतः अजातशत्रु से क्रुद्ध होकर प्रसेनजित ने मगध को दिए गए काशी के क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार कौशल के साथ युद्ध उसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रश्न को लेकर यानी काशी के क्षेत्र पर कौशल द्वारा फिर से अधिकार कर लेने पर
मगध व कौशल में युद्ध हुआ, जिसमें कभी कौशल नरेश प्रसेनजित की तो कभी अजातशत्रु की पराजय हुई। अंततः दोनों पक्षों में मैत्री संबंध पुनः स्थापित हुए व कौशल नरेश ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु से कर काशी ग्राम मगध को पुनः प्रदान कर दिया। वज्जी संघ से युद्ध के 3 कारण बताए जाते हैं। वह नंबर 1, वह वज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर गंगा के दोनों तटों पर अधिकार करना चाहता था। नंबर 2, महापरिनिब्बाण सूत्र व सुमंगल विलासिनी गंगा तट पर स्थित बंदरगाह को संघर्ष का कारण बताते हैं, जिसके निकट पर्वत में रत्नों की एक खान थी। इस खान पर मगध व वज्जी संघ का संयुक्त अधिकार था, लेकिन लिच्छवियों ने इस खान से प्राप्त रत्नों में से मगध को कुछ भी नहीं दिया। नंबर 3, जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार बिंबिसार की लिच्छवी पत्नी से उत्पन्न पुत्रों हल्ल एवं बेहल्ल को संघर्ष का कारण माना जाता है। ये दोनों बिंबिसार द्वारा प्रदत्त सेचनक हाथी एवं हीरों का हार लेकर अपने नाना चेटक के पास भाग गए। अजातशत्रु इन्हें खुद प्राप्त करना चाहता था। उपर्युक्त कारणों से प्रेरित होकर अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम उसने सुनीत एवं वश्यकार के माध्यम से वज्जी संघ की आंतरिक एकता समाप्त कर दी। तत्पश्चात गंगा के किनारे पाटली ग्राम, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, उसको राजधानी या केंद्र बनाकर वज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध का संचालन किया, जिसका सर्वे सर्वा लिच्छवी नरेश चेटक था। इस संघर्ष में अजातशत्रु ने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों एवं काशी कौशल के 18 गणराज्यों के संघ को पराजित किया था। पहली बार इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुसल व महाशिलाकंटक नामक युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया था। 16 साल के लंबे संघर्ष के बाद वज्जी संघ परास्त हुआ और उस पर मगध का अधिकार हो गया। लिच्छवी नरेश ने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। जहाँ तक अवंती का संबंध है, अवंती एवं मगध समान रूप से शक्तिशाली होने के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार अजातशत्रु के समय तक अंग, काशी और वज्जी संघ का मगध में विलय हो गया था। जहाँ तक अजातशत्रु के धर्म का प्रश्न है, धार्मिक दृष्टि से अजातशत्रु भी अपने पिता की भांति सहिष्णु शासक था। प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्मावलंबी हो गया। 2री सदी ईसा पूर्व में निर्मित भरहुत स्तूप की वेदिका पर अजातशत्रु को सपरिवार बुद्ध की शरण में जाते हुए दिखाया गया है। सांची स्तूप की वेदिका एवं महापरिनिब्बाण सूत्र में उसे भगवान बुद्ध की चरण वंदना करते हुए दिखाया गया है। उसके शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और उसने बुद्ध के अवशेषों के मुख्य भाग पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। उसने धातु चैत्यों का, जो राजगृह के आसपास थे, निर्माण करवाया तथा 18 बौद्ध विहारों का पुनर्निर्माण कराया। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान यह भी था कि बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित करने के लिए
उसने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों विनय पिटक एवं सुत्त पिटक में संकलित किया गया। इसमें 500 बौद्ध भिक्षु शामिल थे। अजातशत्रु के बाद अर्यंक वंश में अगला शासक था उदयन, जिसको उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह अजातशत्रु का पुत्र था और उसके बाद गद्दी पर बैठा था जिसने 461 से 445 ईसा पूर्व के मध्य मगध पर शासन किया था। यह चंपा का उपराजा था। उसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाना। यह मगध साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी अवंती नरेश पालक द्वारा वत्स राज्य का अवंती में विलय। संभवतः उदयन ने वत्स नरेश की हत्या कर दी थी, अतः वत्स के राजकुमार ने अवंती में शरण ले ली, लेकिन अभी भी अवंती व मगध में संघर्ष नहीं हुआ। वह जैन धर्म का अनुयायी था। अर्यंक वंश के शासकों में उदयन के बाद के जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में बड़ा मतभेद है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश से ज्ञात होता है कि उसके उत्तराधिकारी क्रमशः अनिरुद्ध, मुंड व नागदासक थे, जो पितृहंता, कमजोर व विलासी शासक थे। अतः मगध के मंत्रियों एवं नागरिकों ने अर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदासक को सिंहासन से उतार कर उसके स्थान पर अमात्य शिशुनाग को शासक बनाया। इस प्रकार शिशुनाग वंश का प्रारंभ हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज ये मैंने मगध के उत्कर्ष का आपको प्रथम चरण बताया है। धन्यवाद।